हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिन से गायब हो गई थी, बट आई एम बैक एंड आई वाज नॉट देयर फॉर फ्यू ऑफ द रीजंस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट लिव। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। हम जानेंगे दिस कीवर्ड क्या होता है, हाउ वी यूज इट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हम एक बार ये देख लेते हैं। ओके। अभी तक हमने हर मतलब ऊप्स के जो फंडामेंटल्स हैं हमने उनको पढ़ा है। ठीक है कि फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स बोले तो कि वाई डू वी नीड ऊप्स, ऊप्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। उसके बाद हम कैसे किसी क्लास को, किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसमें ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है होती है। हमने स्टैक मेमोरी और साथ ही साथ हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमने मेमोरी एलोकेशन में दो पढ़े थे, एक था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो मैंने आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है, हमने ये भी पढ़ लिया है कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर से पहले हमने पढ़ा था कि डॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है। हमने डॉट ऑपरेटर के साथ में ये भी पढ़ा था कि डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं। हमने ये पढ़ा था कि इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं वर्सेस लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं। तो आई होप कि आपने ये सब पढ़ लिया है, पहले के लेक्चर्स आपने अटेंड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं किया है तो जाओ, उन्हें देखो, उन्हें समझो और फिर वापस यहाँ पे आओ। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करोगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। तो आज की क्लास में कंस्ट्रक्टर पढ़ने के बाद हमने ये भी देख लिया था कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बताया था, जहाँ पे हमने मेथड ओवरलोडिंग देखा था, मेथड्स को कैसे हम ओवरलोड करते हैं और साथ ही साथ हम कैसे कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड करते हैं, मैंने ये भी बताया। ओवरलोडिंग बेसिकली होती क्या है, ओवरलोडिंग इज बेसिकली जब एक ही चीज अलग अलग तरह से काम कर रही हो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इनपुट आई एम प्रोवाइडिंग। अगर मैं उसे एक इनपुट दे रही हूँ तो वो अलग तरीके से काम कर रही है, मतलब मैं जितने अलग अलग इनपुट्स पे वो अलग अलग तरह से काम कर रही है एक ही इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, ये चिंटू है। ठीक है। अब ये अपने पापा के लिए है, बेटा, उसका मतलब पापा का बेटा है। ठीक है, ये एक ही इंसान, बट फादर के लिए ये सन है, सिस्टर के लिए ये क्या है, ब्रदर है, टीचर के लिए ये क्या है, ये एक स्टूडेंट है। तो सेम ही चीज अलग अलग चीजों के लिए जब डिफरेंटली काम कर रही होती है उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं और उसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली, जावा कहता है कि देखो, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम पे उसको वैल्यूज असाइन करनी पड़ेंगी। हमने ये देखा था कि डिफॉल्ट वैल्यूज जो होती हैं वो एक इंस्टेंस वेरिएबल्स को प्रोवाइड कर दी जाती है ना। तो जावा कहता है कि कंस्ट्रक्टर का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली, मैंने पढ़ा रखा है, कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर ही, जब मैं मानो मैं सब्जी बना रही हूँ है ना, तो सब्जी बनाते टाइम पे ही जब मैं सारे मसाले अच्छी मात्रा में स्वाद अनुसार जब मैं नमक डाल दूं, तो वो क्या हो गया, मेरा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे टेस्ट ऐड कर रहे हैं हम लोग उसमें, वैल्यूज ऐड कर रहे हैं उसमें, है ना। अगर ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो चुका है तब क्या हम हल्दी डालेंगे तो स्वाद आएगा क्या, नहीं आएगा ना, वो गंदा स्वाद देगा, फीका फीका, मतलब हल्दी का अलग से स्वाद आएगा, है ना, कच्चा स्वाद आएगा। तो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर ही उसको वैल्यूज दे देता है ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो हमने फंडामेंटल्स पढ़ लिया, हमने स्टैक और हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। हमने ये देख लिया था कि मेमोरी में स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी क्या होती है। हमने डॉट ऑपरेटर के बारे में देखा था, हमने डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में देखा था कि इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यूज मिलती है, लोकल वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती है मैंने बताया है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर ही उसको वैल्यूज असाइन करने के काम आते हैं। ठीक है।
फिर हमने देखा था कि कितने तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। बेसिकली हमने दो तरह के कंस्ट्रक्टर्स को देखा था। एक तो था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोले तो जावा बोलता है कि देखो भाई, कंस्ट्रक्टर होना तो इम्पोर्टेंट है, या तो तुम इनिशियलाइज करो, या तो तुम एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, या तो मैं बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर। तो अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर फॉर्म नहीं करा तो जावा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर अपने पास बना रखा होता है। ठीक है। फिर एक होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। एक होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली जहाँ पे हम पैरामीटर्स देते हैं और अपने हिसाब से कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। ठीक है। जो वैल्यूज हमें इनपुट लेनी होंगी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर ही हमें जो वैल्यूज असाइन कर देनी होंगी अपने अकॉर्डिंग, वो हम पैरामीटर्स के थ्रू पास कर देते हैं। ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दो तरह के कंस्ट्रक्टर्स जो है वो होते हैं। ओके। अब हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, कैसे ये फॉर्म होता है, ये सब भी देखा था। अब हम आते हैं ओवरलोडिंग के ऊपर। ओवरलोडिंग क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही चीज जब अलग अलग तरह से काम कर रही हो बेस्ड ऑन द इनपुट्स, अलग अलग इनपुट्स पे अलग अलग तरह से काम कर रही हूँ एक सिंगल चीज, तो हम उसे ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं ही हूँ, मुझे एक काम दिया गया तो मुझे मेरे में भार बन गया, मुझे बहुत सारा काम बार 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 दिया जा रहा है, तो मैं क्या होगी? ओवरलोडेड हो गई, काम से ओवरलोडेड हो गई, है ना। तो एक ही इंसान को जब बहुत सारा काम दिया जाता है तो वो ओवरलोड हो जाता है। अभी कैसी तरह से समझ लो। तो ओवरलोडिंग इज बेसिकली व्हेन अ सिंगल एंटिटी बिहेव्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट। ओके। उसमें हमने देखा था एक होता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। मेथड्स क्या होता है? मेथड्स मैंने बता रखा है। मेथड बेसिकली वो फंक्शंस जो कि किसके अंदर डिफाइन होते हैं? दे आर डिफाइंड इन अ क्लास। ठीक है। किसी भी क्लास के अंदर जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं मेथड। तो जावा जो है वो क्लासेस के अंदर, क्लास वाली लैंग्वेज है, क्लास की क्रिएट करके लिखनी होती है हमें जावा का कोड। तो हर एक फंक्शन यहाँ पे मेथड ही कहलाता है। ओके। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी हमने देखा। अब मेथड्स भी डिफरेंट डिफरेंट वे से बिहेव कर सकता है बेस्ड ऑन द इनपुट। ठीक है। हम मेथड्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ये मैंने पिछली लेक्चर में बता रखा है, आप उसको देखें, उसको समझें और अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ओके। अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एक चीज, एक सवाल आया था मेरे पास, एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे किसी बच्चे ने कि मेथड ओवरलोडिंग कब होती है? ठीक है। कब होती है? और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कब होती है? ठीक है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ। देखो, कॉमन एक चीज समझो। जब मैंने ये बता दिया, जब हमने ये देख लिया कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर तो बेसिकली ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर ही वैल्यूज असाइन करने के लिए होता है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन्स क्या होता है? बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नथिंग, इट हैपेंस ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। और मेथड ओवरलोडिंग कब होती है? आफ्टर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। आफ्टर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक। समझाओ इसे दीदी। ठीक है। देखो, मैंने बोला मेथड्स क्या, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? मैंने बोला ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताती ये है कि कैसे ऑब्जेक्ट को पैदा करना है। अभी ऑब्जेक्ट बना नहीं है, ऑब्जेक्ट बनते टाइम पर ही मैं उसको बता दूं कि कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्ट। मेथड ओवरलोडिंग कहता है कि अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट बन गया ना, अब मुझे इससे क्या क्या काम करवाना है। ठीक। एक अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूं,
एग्जाम्पल दूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो जब भी हम पिज्जा को कहते हैं, मानो पिज्जा ऑर्डर, मानो पिज्जा का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक, ये चिंटू है, ये एक रेस्टोरेंट में गया, ठीक है। अब उसने बोला कि मुझे पिज्जा चाहिए, आई वांट टू ऑर्डर अ पिज्जा। ओके, नाउ ऑर्डर करते टाइम पे ही उसने बता दिया कि जब पिज्जा बने तो इट शुड बी ऑफ लार्ज, लार्ज साइज पिज्जा होना चाहिए। एंड व्हाट शुड बी द फ्लेवर ऑफ द पिज्जा, फ्लेवर ऑफ द पिज्जा क्या होना चाहिए, मान लो कि मुझे चाहिए चीज पिज्जा, ठीक है, चीज पिज्जा। तो साइज मेरा क्या था, लार्ज था, और टाइप क्या था मेरा, चीज पिज्जा था। तो अगर मानो मैंने ये इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन थी, अगर ये मैंने पिज्जा के क्रिएशन के टाइम पे नहीं बताया, तो मुझे नहीं पता ना मुझे कौन सा पिज्जा रिसीव हो जाएगा। मुझे चाहिए था लार्ज, क्या पता अगर मैंने ये इंस्ट्रक्शन ना दिया हो तो मुझे एक छोटा सा स्मॉल पिज्जा मिल जाए, बट मुझे तो लार्ज पिज्जा चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या करता है, कहता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा हो तभी मैं उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन बता दूं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द ऑब्जेक्ट इज टू बी क्रिएटेड, कैसे वो ऑब्जेक्ट पैदा होगा, कैसे वो ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो जब मैंने ये लार्ज, जब साइज बता दिया और टाइप बता दिया, तो वो उस फ्लेवर के सॉसेस ऐड करेंगे चीज पिज्जा के हिसाब से, उस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब जब ये पिज्जा बन के रेडी हो जाता है, तब आपने बोला कि नाउ आई वांट टॉपिंग्स, ठीक है। आपने बोला कि मुझे चाहिए, ऐड करो इस पे टॉपिंग, ठीक है। तो टॉपिंग्स तो ऊपर से ऐड हो सकती है ना, इसमें तो मुझे एक्स्ट्रा कोई सॉस नहीं डालना होता। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मुझे लार्ज पिज्जा मिल गया एंड मुझे चीज पिज्जा मिल गया, लार्ज चीज पिज्जा मिल गया। नाउ आई वांट कि आप इस पे ऑलिव्स डाल दो, आप इस पे क्या डाल दो, स्वीट कॉर्न डाल दो। तो ये क्या हो गए, ये हो गया बेसिकली नाउ द पिज्जा इज रेडी। अब आप इस पे ये काम करो, आप इस पे टॉपिंग्स को ऐड करो जो कि ऑलिव्स है और स्वीट कॉर्न। सो दिस इज योर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया। एंड दिस एडिंग ऑफ टॉपिंग्स इज बेसिकली योर मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब चलो मानो ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सबने हॉट पॉट का नाम तो सुना ही है। जो हॉट पॉट होता है जहाँ पे ऐसे करके एक बाउल होता है, बीच में एक डिवीजन होता है, इधर एक सूप रेडी हो रहा होता है, इधर सूप नंबर 1 रेडी हो रहा होता है और इधर सूप नंबर 2 रेडी हो रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम न जाने कितनी चीजें, कितनी टॉपिंग्स, कितनी वेजीज, कितने भी मोमोज वगैरह सब डाल सकते हैं। तो जब इस हॉटपॉट का क्रिएशन हो रहा होगा, जब आप लोगों ने कभी व्लॉग्स देखे हो, फूड व्लॉग्स वगैरह, तो हॉटपॉट, अगर जब भी हम हॉटपॉट को ऑर्डर देते हैं तो हमें बताना होता है कि हमें किस टाइप का सूप चाहिए। इस साइड में चाहती हूँ, इस साइड का जो सूप है मैं चाहती हूँ वो हॉट एंड सोर हो, और इस साइड का मैं सूप चाहती हूँ कि वो थोड़ा स्वीटी सूप हो, थोड़ा सॉल्ट एंड स्वीटी सूप, ठीक है। तो जब इस सूप का क्रिएशन हो रहा होगा, जो बेस होता है मेरे हॉटपॉट का बेस हम कहते हैं इसको, तो जो बेस होता है जब वो कुक हो जाता है, उसके बाद हम कोई भी टॉपिंग्स उस पे ऊपर से ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे मानो कैबेज ऐड करते हैं, यहाँ पे हम मोमोज ऐड करते हैं, यहाँ पे हम स्पेगेटी ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ कुछ अलग अलग चीजें ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये जो बेस क्रिएशन हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ये बेस क्रिएशन मेरा क्या हो गया, मेथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक। और ये टॉपिक जो मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ, दैट इज बेसिकली माय मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। आई होप आपको ये इस एग्जाम्पल से समझ में आया हो। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पैदा कैसे होगा, ठीक है।
मेथड ओवरलोडिंग ये बताता है कि अच्छा अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, अब मुझे इस पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, इससे कैसे काम निकलवाना है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था जो मुझे पढ़ाना था आपको। मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कब होती है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग हमेशा ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के मेथड मेथड ओवरलोडिंग आफ्टर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड ओवरलोडिंग ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड। अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा दिस कीवर्ड। ठीक है, ये है हमारा आज का मेन टॉपिक। जब हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं, ठीक है, ये मेरी क्लास स्टूडेंट है, जिसके अंदर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर देती हूँ, जैसे इंट एज, स्ट्रिंग नेम, और मानो इंट रोल नंबर। ठीक है, ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब मुझे इस क्लास को ओवरलोड करना है। ठीक है, तो क्लास की ओवरलोडिंग के टाइम पे हमने क्या किया था, मानो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है मेरा, दिस इज नथिंग बट माई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बनाना पड़ता है, जरूरत है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, ये हो गया मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब जो दूसरा कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं दैट इज बेसिकली स्टूडेंट। और मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, इस कंस्ट्रक्टर में मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ नाम को दूं, बाकी सब डिफॉल्ट वैल्यूज है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग करके, जब मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताया था तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एन किया था। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने नेम इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू ली थी, और यहाँ पे इसको बंद करा। राइट, अभी आप और भी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हो, अभी ओवरलोडिंग करी नहीं हमने, ये रहा मतलब ओवरलोडिंग एक तरह से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा और एक ये हो गया। ठीक है, इसके आगे आप खुद से करना, मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि दिस कीवर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब मैंने जब पिछली क्लासेस में बताया था कि जावा का एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन बेसिकली होता क्या है, देखो कन्वेंशन ना कोई रूल नहीं होता है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस, एक अच्छा तरीका। जैसे अगर मैं कहती हूँ आई एम अ प्रोफेशनल इन जावा, सो आई शुड नो द कन्वेंशन, आई शुड नो हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, कैसे मुझे चीजों को लिखना, जैसे होता है नहीं, बात करने का अच्छा तरीका भी होता है, गलत तरीका भी होता है, हमें एक अच्छा तरीका अपनाना है। तो ये जो कन्वेंशंस हैं दे आर द गुड वेज टू राइट कोड, टू परफॉर्म कोड। तो जो गुड वे होता है वो बेसिकली एन के जगह पे नेम करना ही होता है। ठीक है, कन्वेंशन ये है कि मैं यहाँ पे एन ना लिखूं, मैं यहाँ पे नेम लिखूं। बट मैंने फिर एन क्यों लिखा, अगर मैं नेम लिखती तो क्या होता, अगर मैंने एन की जगह पे यहाँ पे नेम लिखा होता, ये ना होता, और इधर भी नेम इज इक्वल्स टू नेम होता, तो क्या ये कोई भी असर, मतलब कोई भी इसका आउटपुट होगा। मतलब तुम खुद सोचो, मैं कहती हूँ 5 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है भाई, पता है मुझे 5 इज इक्वल्स टू 5, बट मैं इसकी वैल्यू, मैं चाहती हूँ जो वैल्यू मैं यहाँ पे दूं वो वैल्यू इस नेम के अंदर आए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है उसके अंदर वो वैल्यू आए। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने नेम इज इक्वल टू नेम दिया तो जावा समझेगा ये नेम और ये नेम दोनों एक ही नेम है, मेरे अकॉर्डिंग ये नेम ये वाला नेम है और ये नेम ये वाला नेम है। पर जावा को लगेगा कि ये दोनों नेम एक ही हैं और ये वाले नेम है, ये दोनों एक ही नेम है और ये वाले नेम है। तो कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन इसमें नहीं होगी कि अब भी नल ही होगा, अब भी खाली ही होगा। ठीक, तो अब हम कैसे इस कन्वेंशन को फॉलो करें, अब हम कैसे इस कन्वेंशन को फॉलो करें ये हमें देखना है। इस कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस कीवर्ड का। ठीक है, हम इस्तेमाल किसका करते हैं,
दिस कीवर्ड का हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड सबसे पहले होता क्या है, एक सेकेंड बताती हूँ। दिस कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, पहली बात हम देखते हैं दिस कीवर्ड होता क्या। दिस कीवर्ड जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, दिस का काम क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट अभी हम रेफर कर रहे हैं, जैसे मैंने क्या बताया था कि एक होता है आपका रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। ये रेफरेंस वेरिएबल आपके एक स्टैक मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। ये रेफरेंस वेरिएबल आपका ये स्टैक मेमोरी है, इसके अंदर आपका रेफरेंस वेरिएबल स्टोर होता है। मान लो स्टूडेंट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे, स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट किया जिसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। अब ये जो S1 है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, S1 यहाँ पे स्टोर होगा। अब जब ये मैंने न्यू स्टूडेंट ऐसे लिखा तो न्यू क्या कहता है कि एक हीप मेमोरी है, यहाँ पे तुम्हारी एक सुंदर सी हीप मेमोरी है, इस हीप मेमोरी के अंदर तुम एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एलोकेट कर दो, कुछ बंच ऑफ स्पेस, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को एलोकेट कर दो जिसका कुछ एड्रेस होगा, और ये रेफरेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये मैंने पहले की वीडियोस में बता रखा, तो आप जरूर देखना, उसको समझना। ये काम होता है आपका रेफरेंस वेरिएबल का, जो कि रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, रेफरेंस वेरिएबल बेसिकली ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है, जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करता है। तो S1 क्या करेगा, S1 इसी का रेफरेंस स्टोर करेगा, इससे और का नहीं करेगा। दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड जो करंट वर्किंग ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में उसका जो वैल्यू, उसका जो सॉरी वैल्यू कह रही हूँ, एड्रेस जो है वो स्टोर करता है। जैसे S1 अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, S1 की बात हो रही है, S1 का क्रिएशन हो रहा है, S1 को हम एलोकेट करेंगे, तो दिस क्या करेगा, दिस के पास जो है, जो ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट को S1 पॉइंट कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट को दिस भी पॉइंट करेगा। अगर यहीं पे कोई दूसरा रेफरेंस वेरिएबल होता और यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता, इसका कुछ एड्रेस होता, मानो CF होता, और S2 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होता और हम इसके बारे में बात कर रहे होते, तो दिस इस बार क्या कर रहा होता, दिस इसको पॉइंट ना करके जिस ऑब्जेक्ट को S2 पॉइंट कर रहा है उसको पॉइंट करता, ठीक है। तो दिस क्या करता है, दिस के पास उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी होता है, रेफरेंस एड्रेस होता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम काम, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट, जब भी मैं कंस्ट्रक्टर की बात करती हूँ, जब भी मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात करती हूँ, तो हमें जो कन्वेंशन है वो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, कन्वेंशन फॉलो करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक इजी तरीका क्या होगा, मानो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाई, स्टूडेंट जो मैंने बना रखी थी वही ले लेते हैं, फालतू में बार बार क्लास नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। हम्म, चलो क्लास तो मैंने इरेज कर दी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाई, ठीक है, स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर हमने क्या रखा, उसके हमने रखा स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इंट एज और स्ट्रिंग कॉलेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाना चाहते हैं एक कंस्ट्रक्टर, तो मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट, इसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो नेम है, जो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल का नेम है, वही मैं एज अ आर्ग्यूमेंट, इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट ले लूंगी। मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग नेम
कॉमा इंट एज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस वैल्यू देखो, अब हम इसे हमें ये जो वैल्यू है नेम, इसके अंदर जो हम देंगे वो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है उसके अंदर जाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जावा को लगे कि ये जो है, जावा को ये और ये सेम ना लगे, डिफरेंट लगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा दिस कीवर्ड का, दिस डॉट नेम is equals to name, this dot age is equals to, क्या हुआ एक्सप्लेन करती हूँ रुको। मैंने क्या बताया था, दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट के लोकेशन को सेव करता है, करंट ऑब्जेक्ट के लोकेशन को रेफर करता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी मैं S1 बनाती थी, ठीक है, जब भी हमने ये S1 बनाया था, ठीक, ये S1 मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मैं हटा देती हूँ बाकी के ऑब्जेक्ट्स, मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, इस टाइम पे मेरा दिस भी क्या कर रहा है, दिस मेरा करंट ऑब्जेक्ट क्या है, करंट ऑब्जेक्ट मेरा ये है, तो दिस भी इसको पॉइंट कर रहा है। अब मान लो अभी हम दिस के बारे में बात नहीं करते, मैंने S1 के अंदर जो मेरा स्टूडेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज है, उसके अंदर एक तो नेम है, एक नेम वाला डब्बा है, एक कॉलेज वाला डब्बा है, और एक मेरा क्या था, रोल नंबर, राइट। हे भगवान, रुक जाओ। एक मेरा था एज वाला। ठीक है, एक मेरा था एज वाला। तो जब भी मैं S1 डॉट नेम करती हूँ, क्या होता है, डॉट ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ आके बैठ जाता है, फिर वो देखता है अच्छा डॉट के आगे वो किसको बुलाना चाहती है, वो नेम को बुलाना चाहती है, तो वो नेम के पास जो वैल्यू होती है वो खुद ले आता है ना। तो जब मैं दिस डॉट नेम कहूंगी तो क्या वो यही सेम काम करेगा, ऑफ कोर्स। दिस क्या करता है, दिस करंट ऑब्जेक्ट के लोकेशन को स्टोर कर रहा है, तो ठीक है, दिस के पास करंट ऑब्जेक्ट जो मेरा है इसका लोकेशन स्टोर्ड है। अब जैसे मैंने दिस डॉट नेम करा, दिस डॉट ऑपरेटर यहाँ ऊपर आके बैठ गया, और वो समझ गया कि डॉट ऑपरेटर के बाद जो नेम है वो इस नेम की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है उसकी बात है। ठीक है, तो जब मैं दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम लिखूंगी, तो जावा को पता है कि ये जो है, ये दिस डॉट नेम, ये जो नेम है ये बेसिकली इसके बारे में बात हो रही है, और ये जो नेम है वो बेसिकली वो नेम होगा जो मैं उसे दूंगी एज एन आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरेंट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली दिस कीवर्ड का इस्तेमाल होता है जब भी हमें दोनों जो मेरे रेफर, जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है और जो मैंने पैरामीटर के उसमें मैंने वो दे रखा है उसके, उसको मुझे, ठीक है, जब भी मैं चाहती हूँ कि मेरा ये नाम और ये नाम सेम हो, और बाय कन्वेंशन हमें यही काम करना होता है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ दिस कीवर्ड का यही इस्तेमाल होता है, क्या हम दिस कीवर्ड का किसी और तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या दिस कीवर्ड का काम सिर्फ इतना ही है कि वो करंट ऑब्जेक्ट के लोकेशन को सेव करे, ताकि हम दोनों नामों को बराबर ना दे, मतलब जावा कंफ्यूज ना हो कि ये और ये एक है, नहीं। एक बहुत ही एडवांस कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं चेनिंग, जिसका जिसका क्या काम होता है, चेन करना। अब एक बात बताओ, जब भी मैं बोल रही हूँ चेनिंग, तो आप चेनिंग से क्या समझते हो। चेनिंग इज बेसिकली मैंने एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ दिया, कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या। अगर मैं कहती हूँ ये मेरी एक चेन है, ठीक है, दिस चेन मीन्स कि हर एक एलिमेंट इससे एक दूसरे से कंबाइन है, एक चेन फॉर्म कर रही है, एक लिंक है उनके बीच में। ठीक है, तो दिस कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें
कंस्ट्रक्टर्स को चेन करना हो, कंस्ट्रक्टर्स की चेनिंग में जब इस्तेमाल होता है दिस कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर की चेनिंग का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर की चेनिंग का मतलब ये हुआ कि हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को जोड़ना चाहते हैं। अगर मैं इसको दूसरी तरह से बोलूं तो बेसिकली जब हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाते हैं, जब हम फंक्शंस या तो मेथड्स की बात करते हैं तो वहां पे एक रिकर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। रिकर्जन, रिकर्जन क्या करता है? रिकर्जन इज बेसिकली जब हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हो या सेम ही फंक्शन को खुद भी कॉल कर रहे होते हैं बार बार, until and unless a certain condition is met to to solve different calculations। हम बाद में देखेंगे जब रिकर्जन पढ़ेंगे तब। बट इतना तो बेसिक्स पता है, रिकर्जन में बेसिकली क्या होता है, एक ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा हो, या तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करे या सेम फंक्शन खुद को करे। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज बेसिकली जहां पे हम एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से लिंक कर रहे हो, चेन कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड। ठीक है, सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग करनी है। कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड करने के बाद हम क्या करेंगे? हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, और हम उसका करेंगे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके। तो करके देखते हैं एक बार। अब देखो, जब भी हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर्स को जब भी हम ओवरलोड करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो लाइंस ऑफ कोड है ना, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, ये काफी इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब बहुत सारा कोड लाइंस होता है। ये बार हम करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे अपनी आईडी पे आते हैं और वहां पे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने ऊप्स का एक फोल्डर बना रखा है, इसमें हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं, चेनिंग करते हैं। ठीक है, चेनिंग के कॉन्सेप्ट में हम घुसते हैं। ठीक, चलो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं एक क्लास बनाऊंगी। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट करके। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स या कुछ कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर देती हूँ इस पर्टिकुलर क्लास की। सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, फिर हम क्या लेते हैं, इंट एज ले लेते हैं, और हम स्ट्रिंग क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग हम ले लेते हैं कॉलेज। ठीक है, ये मैंने एक क्लास बना दी जिसके अंदर कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं क्या करती हूँ, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करती हूँ, मतलब एक ही कंस्ट्रक्टर डिफरेंट डिफरेंट वे से परफॉर्म करे। तो मैंने सबसे पहले तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिंपली एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो जावा असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्टर मैं ऐसा बनाती हूँ जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं नेम को इनिशियलाइज करूँ, बाकी सब डिफॉल्ट हो। ठीक है, मैं अपने हिसाब आगे से नेम को इनिशियलाइज करती हूँ। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके नेम, इस वाले नेम के अंदर इस वाले नेम की वैल्यू को डाल दिया। अगर मैं ऐसा ना करती तो एरर नहीं दिया, बट इसने यहाँ पे क्या कहा, इसने यहाँ पे कुछ तो कहा कि रिमूव रिडंडेंट असाइनमेंट्स। रिडंडेंट असाइनमेंट मतलब एक ही काम से बार बार हो रहा, नेम इज इक्वल टू नेम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिस लगा दिया। ठीक, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर चाहती हूँ जहाँ पे मैं नेम भी दे दूँ और एज भी दे दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ जहाँ पे मैं स्ट्रिंग नेम तो देती ही देती हूँ, साथ साथ मैं इंट एज भी दे रही हूँ। तो दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम और दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। ठीक है, ये हो गया।
अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर दूं जहाँ पे मैं तीनों की वैल्यू, ठीक है, तीनों की वैल्यू। तो क्या हो गया, दिस डॉट स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम इंट एज और स्ट्रिंग कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज और दिस डॉट कॉलेज इज इक्वल्स टू कॉलेज। यहाँ पे मैंने क्या किया, सारी की सारी वैल्यूज को असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। जब मैंने सिंपली इतना लिखा, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे मैंने जब सिंपली सिर्फ इतना लिखा, और फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो एक प्रिंट फंक्शन बनाते हैं हम, वॉइड प्रिंट करके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एस आउट कर देते हैं नेम प्लस एज प्लस कॉलेज। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे S1 डॉट प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ और मैं इस फाइल को रन कर। तो मैंने जब कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया तो मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मेरा पहला जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा और वैल्यूज का प्रिंट होंगी नल, जीरो, नल। अब यहीं पे अगर मैं क्या करती हूँ, मैं नेम दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ यशिका, और फिर मैं दोबारा से इसको कॉल लगाती हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, यशिका जीरो नल। ठीक है, यशिका जीरो नल। ठीक, अब यशिका के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी एज दे देती हूँ 19 और फिर मैं वापस से कॉल लगाती हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, यशिका 19 और नल प्रिंट। जब मैंने यहीं पर यहाँ पे इसको कॉलेज भी दे दिया GLA, तब क्या होगा, यहाँ पे यशिका 19 GLA प्रिंट। ठीक है, तो एक ही कंस्ट्रक्टर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है, वो बेसिकली क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गई। तो हमने यहाँ पे ओवरलोडिंग तो कर दी, अब हमें देखनी है कि हम इसको चेंज कैसे करते हैं, कर सकते हैं। अब देखो, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है ये मैंने बनाया, फिर मैंने ये पैरामीटर बनाया, फिर मैंने ये बनाया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक बात बताओ, मैं किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं, मैं इसको कॉल करूं, मैं इसको कॉल करूं, मैं इसको कॉल करूं, या मैं इसको कॉल करूं, मुझे वैल्यूज कितनी मिल रही है, वैल्यूज तो 3 मिल रही हैं। बस जहां जहां पे मेरा ये है, जहां जहां पे मैं जो जो वैल्यूज दे रही हूँ, डिफॉल्ट वैल्यूज की जगह पे वो वैल्यूज आ जा रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं काम करती हूँ, मैं इन सारे छोटे छोटे कंस्ट्रक्टर्स को इस बड़े वाले कंस्ट्रक्टर से लिंक कर देती हूँ, क्योंकि इस बड़े वाले कंस्ट्रक्टर में ना मैं सारी की सारी वैल्यूज दे रही हूँ, तीनों के तीनों वैल्यूज दे रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं स्टूडेंट को कॉल को, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो मैं बड़े वाले को कॉल लगाती हूँ, बड़े वाले से इसको चेंज कर देती हूँ, लिंक कर देती हूँ। कैसे करूंगी, मैं इस्तेमाल करूंगी दिस कीवर्ड। अब दिस कीवर्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि वो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करे, उसका काम ये भी होता है कि वो एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाने में हेल्प करे। तो अगर मैं लिखती हूँ दिस और फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालती हूँ, या फिर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाऊंगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पास कर देती हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस स्टूडेंट जो छोटा वाला कंस्ट्रक्टर है इसको मैं बड़े वाले के अकॉर्डिंग करूँ, मतलब जो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आउटपुट क्या होता है, अगर मैं नेम की जगह पे नल दूं, इन की जगह पे जीरो दूं और कॉलेज की जगह पे भी नल दूं,
तो क्या मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यूज को देगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यूज प्रिंट होती है क्या वही वैल्यूज देगा? देगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं नल प्रिंट करती हूँ, फिर मैं यहाँ पे जीरो देती हूँ उसको, और फिर मैं वापस उसको नल देती हूँ। ऐसे क्या हुआ, ये जो छोटा वाला कंस्ट्रक्टर है वो इस बड़े वाले स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और स्टूडेंट वाले कंस्ट्रक्टर ने वो आउटपुट्स दिए हैं जो ये छोटा वाला कंस्ट्रक्टर ही देता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम एक बार इसको कॉल करके देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बड़े छोटे वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है। देखो क्या होगा, मैंने छोटे वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। अब जैसे इसको कॉल कर लेगा, इसके पास आएगा, ठीक है, इसके पास आया। इसने क्या करी, इसने सारी की सारी वैल्यूज को असाइन कर दिया, जो जो मैंने वैल्यूज दी थी। फिर अब यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लास्ट कंस्ट्रक्टर लास्ट कॉन्स कॉल, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सारी वैल्यूज असाइन होंगी, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद क्या होगा, वॉइड स्टेटमेंट, ये जो प्रिंट वाला फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, लास्ट कॉन्स्ट कॉल आना चाहिए और सारी की सारी डिफॉल्ट वैल्यूज आनी चाहिए, लास्ट कॉन्स्ट कॉल और डिफॉल्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उससे मैंने बड़े वाले कंस्ट्रक्टर को लिंक कर। अब यही सेम काम मैं करती हूँ, मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर के साथ भी करती हूँ। मैं इसको भी इससे लिंक करने की कोशिश करती हूँ, इस वाले कंस्ट्रक्टर से। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसमें नेम दिया है, ठीक है। तो जब मैं बड़े वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जब भी बड़े वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ तो मेरा नेम तो आई ही आए, ठीक है। नेम के अलावा कुछ भी ना, तो कुछ भी मतलब जीरो और नल हो गया। अगर हम इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करते तो नेम असाइन होता, बाकी सब तो डिफॉल्ट ही आता। तो मैंने क्या किया कि दिस का यूज करके इसको कॉल कर लिया, और इसके अंदर यहाँ पे तो नेम दे दिया, जो यूजर मुझे नेम देगा वो नेम मैं यहाँ पे दे दूंगी, और फिर बाकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी। अब इस एक बार मैं यहाँ पे यशिका टाइप करके देखती हूँ, ठीक है, यशिका टाइप करके देखती हूँ। तो क्या होगा, यशिका जैसे ही मैंने टाइप किया उसको समझ आ गया कि अच्छा यशिका टाइप किया तुमने, मतलब तुमने इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जिसमें सिर्फ वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है, नेम। तो जैसे वो यहाँ आया वो देखा अच्छा इसने तो बड़े वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रखा है, तो इस नेम की वैल्यू उसने इसमें दे दी और इस वाले कंस्ट्रक्टर में आ गया। तो यहाँ पे नेम असाइन होगा, यहाँ जीरो असाइन होगा, और यहाँ पे नल असाइन होगा, और फिर क्या प्रिंट होगा, लास्ट कॉन्स कॉल। ये पहले प्रिंट होगा, उसके बाद मेरा यहाँ पे यशिका प्रिंट होगा, जीरो और नल प्रिंट। एक बार हम इसको चला करके देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट कॉन्स कॉल्ड यशिका जीरो। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले कंस्ट्रक्टर को भी बड़े वाले कंस्ट्रक्टर से लिंक कर दिया, मैंने इस वाले कंस्ट्रक्टर को भी बड़े वाले कंस्ट्रक्टर से चेन कर दिया, लिंक कर दिया। इसको भी कर लेते हैं, ये भी इजी हो गया, ठीक है। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें दो वैल्यूज चाहिए, नेम और एज, बाकी हम नल दे देंगे डिफॉल्ट। हम क्या करेंगे, दिस का इस्तेमाल करेंगे, नेम देंगे, एज देंगे, और क्या देंगे, तीसरी वैल्यू हम कॉलेज की जगह पे नल देंगे, ठीक है। तो जब हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया और एज दे दिया अपना, तो क्या प्रिंट होगा, पहले मेरा प्रिंट होगा लास्ट कॉन्स कॉल्ड, उसके बाद मेरा नेम एज प्रिंट होगा, कॉलेज की जगह पे नल प्रिंट, ठीक है। नेम लास्ट कॉन्स कॉल्ड, नेम प्रिंट हुआ, एज प्रिंट हुआ और नल। अब जब हम यहीं पे कॉलेज भी दे देंगे तो डायरेक्टली मेरा जो बड़ा वाला कंस्ट्रक्टर है GLA वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल इजी है,
कि आपको कैसे कंस्ट्रक्टर को लिंक करना है। देखो ये ना मैंने समझा दिया लिंकिंग कैसे होती है, दिस का यूज करके हम कॉल कैसे लगाते हैं। अब आप इसे खुद प्रैक्टिस करो। जब आप इसे खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आप चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी और अच्छे से आप इसे समझ पाओगे। ठीक है। until unless you don't practice you'll not get it, so practice it। उलझो थोड़ा, नहीं समझ आए तो फिर मुझसे कमेंट्स में पूछो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो। ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये देख लिया कि कैसे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का काम कब होता है, कंस्ट्रक्टर को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कब होती है और मेथड ओवरलोडिंग कब होती है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तब होती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। मेथड ओवरलोडिंग कब होती है वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने देखा कि दिस कीवर्ड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और क्या दिस कीवर्ड का एक ही काम होता है? नहीं, दिस कीवर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करना नहीं होता, वो चेनिंग में भी हेल्प करता है। चेनिंग इज बेसिकली लिंकिंग और कनेक्टिंग, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, वन कंस्ट्रक्टर टू अनदर। ठीक है। तो लिंकिंग करना या चेन करना, एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से चेन करते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था कंस्ट्रक्टर चेनिंग का। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे। दो क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो इंटरव्यूज में बहुत पूछे गए हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला, कि क्या हम कैन वी कॉल कंस्ट्रक्टर, कैन वी कॉल कंस्ट्रक्टर आवरसेल्व्स, क्या हम कंस्ट्रक्टर को खुद कॉल कर सकते हैं, खुद से कॉल कर सकते हैं? तो इसका एग्जांपल ही नहीं, फंक्शंस को हम खुद कॉल लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर, ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। दूसरी तरह से कंस्ट्रक्टर को कॉल कब करते हैं? जब हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल लगाते हैं। तो हम खुद से कॉल नहीं लगा सकते फंक्शन की तरह, बट ऑटोमेटिकली फंक्शन जो होता है वो कॉल हो जाता है। ठीक है। एक तो तब होता है जब हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ब्रैकेट। तो एक कॉल मेरा ये हो गया। और दूसरा मेथड हमने क्या देखा था कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाने का? दूसरा मेथड क्या था? जब हम दिस का इस्तेमाल करके इसमें कुछ पैरामीटर्स देते हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल। दूसरा जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि क्या हर टाइम ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में जगह मिल जाएगी? मतलब मैंने बोला कि जब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाती हूँ, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, इसको इरेज करती हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लाइन लगाया, लाइन लिखा, ठीक है। अब मैं कहती हूँ जब भी मैं ये लाइन लिखती हूँ हीप मेमोरी के अंदर डायनेमिकली रन टाइम में मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो क्या हर टाइम ये होगा? मतलब जब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तब तब होगा? कुछ केसेस में, बहुत कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये काम नहीं होता। यूजुअली ये हो जाता है, हर टाइम आप क्रिएट करोगे हो जाएगा। बट आप एक बात बताओ, जैसे एक अलमीरा है, उसकी कैपेसिटी है, ऐसे ही मेरी मेमोरी की कैपेसिटी होगी, है ना? जब उसमें चीजें भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे तो हो सकता है कि जब मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूं, तो मानो उस ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो 5 KB है। अभी इतना समझ लो, 5 KB। और मेरी हीप मेमोरी में सिर्फ थोड़ी सी जगह बची है, 2 KB की मानो। तो क्या ये ऑब्जेक्ट आ पाएगा? क्या इसको जगह मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो उस टाइम पे कौन सा एरर थ्रो होता है? उस टाइम पे एक एरर थ्रो होता है जिसको हम कहते हैं जावा डॉट लैंग डॉट आउट ऑफ मेमोरी एरर।
ठीक है, यहाँ पे होता है जावा हीप स्पेस। ये एरर क्या कहता है, मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। बेसिकली ये क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट आउट ऑफ मेमोरी एरर जावा हीप स्पेस। जब गार्बेज कलेक्टर फ्रीक्वेंटली गार्बेज कल मैं तो मैंने रिसेंटली सारे ऑब्जेक्ट, गार्बेज कलेक्टर क्या करता है जावा में, गार्बेज कलेक्टर का काम होता है कि वो जो भी चीजें बहुत टाइम तक यूज नहीं हुई है जावा में ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर हटा देता है मेमोरी से। बट मानो ऐसा नहीं हुआ, मेमोरी में बहुत जगह बची भरी हुई है और मैं एक नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। मुझे ये एक एक्सेप्शन जो है, ये एक एरर एक्सेप्शन जो है वो मुझे थ्रो होगी। ठीक है, ये एरर एक्सेप्शन जो है वो मुझे थ्रो होगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, जो अगर आप जावा के इंटरव्यू में कभी बैठोगे, कभी आपसे ये पूछ दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस दिस वाज ऑल। इस लेक्चर में हमें इतना ही करना था, इतनी ही चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। और बहुत बहुत सॉरी कि मैं इतने टाइम से नहीं क्लास ले पा रही हूँ। मैंने ये बताया भी नहीं था स्टूडेंट्स को दैट आई वाज नॉट वेल। आई हैड सम हेल्थ इश्यूज एंड सम प्रॉब्लम्स आई फेस। सो बहुत सारी चीज़ें थी, उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। बट नाउ आई टेक क्लासेस मोस्टली। हमारी क्लासेस जो होंगी वो लाइव ही होंगी, बट कभी कभी हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँ। तो ओनली वन थिंग, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स टू दैट लेवल। तो अगर आपको कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो एंड आप स्टिल बहुत कंफ्यूज हो उस चीज़ को लेकर के, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। बट कभी भी क्वेश्चन पूछने से मत डरो, पीछे मत हटो, डाउट पूछने से पीछे मत हटो। पूछो, नहीं समझ आ रहा और पूछो, मैं बार बार बताऊंगी, मैं इरिटेट फ्रस्ट्रेट नहीं होती, मैं आपको और सिंपलर वे में उसको लेकर के आऊंगी समझाने से। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले मैंने पढ़ा रखी थी, बट चूंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी मेरे इस लैपटॉप में, तो वो चीजें अब सही हो गई हैं। नाउ वी विल धीरे धीरे हम एक पूरा पेस ग्रैब करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, उसके बाद अपने मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कोड्स को खुद लिखो, चेनिंग के कोड को खुद लिखो, थोड़ा और एक्सप्लोर करो, थ्योरेटिकली एक्सप्लोर करो, एग्जाम्पल्स लो, चैट जीपीटी से पूछो, अलग अलग तरह से देखो, और कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे बताओ। इसके नोट्स वगैरह जो होंगे वो मैं अटैच कर दूंगी। अभी तो फिलहाल मैं नोट्स बनाऊंगी एंड देन आई अपलोड। ठीक है, सो दैट्स ऑल। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, खूब मजे से पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। बाय बाय, सी यू।